हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सीयूटी, नीट और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की कुछ सीरीज शुरू की थी जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड थी। और उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हालांकि ये डिलीटेड चैप्टर है, लेकिन हम नीट और सीयूटी बेस के लिए हम इसको कवर करेंगे। और आज हम इसका पार्ट थर्ड है वो स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट वन और पार्ट टू भी स्टडी किया है। हर एक पार्ट में 15 क्वेश्चंस है, उनको डिस्कस किया था। इससे पहले आप उन पार्ट्स को भी देखें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिस्कस किए गए थे। और उन्हीं के बेस पे ये आज वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे ये भी एक के बाद एक सोल्व होते चले जाएंगे, यदि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखोगे तब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। और ये क्वेश्चन हालांकि हमने इससे पहले के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर डिस्कस कर लिया है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि हालांकि स्टेटमेंट में आपको समझा देता हूँ, फिर भी आता भी होगा ये क्वेश्चन। जरूर नहीं है कि कॉन्सेप्ट बेस पे ही है, सिंपल इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेटिक यूनियन। गैमेटिक यूनियन मीन्स फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के अंदर जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। तो यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसके अंदर गैमेटिक यूनियन नहीं है, उनके अलावा ही यदि रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जाइगोट बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। तो ये हमने हालांकि सेकंड पार्ट के अंदर ही डिस्कस किया था, फिर भी आपको आंसर बता देते हैं इसका। पार्थेनोजेनेसिस, जिसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसमें जायगोट जो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा। और यदि आपसे बोले कि सीड फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट सीड बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशली एपोमिक्सिस जो वर्ड है उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये रिपीटेड है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। उसके बाद विच ऑर्गन डज नॉट शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं जो एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ही आता है। और इसके अंदर मेनली क्या पढ़ा जाता है, ज़्यादातर ये प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। इसके अंदर स्टेम, रूट और लीव्स, इनके द्वारा है जो वो एक नया प्लांट है प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। और यहाँ पे हम तीन जो वर्ड है वो देख पा रहे हैं, लेकिन जो फ्लावर है, फ्लावर के बारे में हम पढ़ते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो बनते हैं और उनका फ्यूजन होता है। और मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या फिर कहाँ पे बनते हैं, फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन शो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स आइडेंटिकल टू मदर प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड। आइडेंटिकल वर्ड और एक सिमिलर वर्ड, दो लगते मिलते जुलते वर्ड हैं, लेकिन जो सिमिलर वर्ड है वो हम ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो प्रोजेनी हैं, नए जो प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो मिलते जुलते होते हैं, टोटली डिटो कॉपी नहीं होते। लेकिन आइडेंटिकल वर्ड जब भी आप ही देखते हो तो ये ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूज किया जाता है। और यदि हम इन वर्ड की तरफ थोड़ा गौर करेंगे, वहीं से हमारा आंसर है वो क्लियर हो जाता है। अब सीड है जो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही बनता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ स्पेशल केसेस है जहाँ पे फ्यूजन नहीं होता फिर भी सीड बन जाता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया है। वो कुछ कंडीशन है उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा जर्नली सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही बनता है। स्टेम कटिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, ये तीन जो प्रोसेस या फिर तीन जो मेथड हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ी जाती हैं। और कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर में या फिर जो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो उनके अंदर जो स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ये ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। और यहाँ से जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आइडेंटिकल कॉपियाँ वो बनेंगी। तो यहाँ पे हमारा जो बी आंसर है वो यहाँ पे ठीक रहेगा। बोथ बी और ए हो नहीं सकते, क्योंकि ए में तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई थी।
तो यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ जिंजर एंड टर्मेरिक। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कुछ वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स जो स्ट्रक्चर बनती हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे बनेगी। जैसे जिंजर और टर्मेरिक की बात की है तो यहाँ पे हमने इससे प्रीवियस जो पार्ट है उनके अंदर भी डिस्कस किया था। तो ये राइजोम्स इनको बोला जाता है जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स बनते हैं टर्मेरिक और जिंजर के अंदर, जबकि ट्यूबर है वो पोटैटो के अंदर बनता है। और इससे प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था जो कोरम है, कोरम कोरम कोलोकेसिया के अंदर बनता है, और बल्ब है वो ओनियन के अंदर बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइजोम है वो आंसर इसका ठीक रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये आपके लर्निंग पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं आप इनको याद कैसे रख पाते हो। विच पार्ट वुड बी मोस्ट स्टेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट्स। वायरस फ्री प्लांट्स हम किस मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं, इन्फेक्टेड सेल्स जब हम प्लांट के अंदर पढ़ते हैं दो टाइप के टिश्यू रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। और वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए सेल्स को थोड़ा स्टेबल होना जरूरी है। उनको यदि वो लगातार डिवाइड करती जा रही हैं तो वायरस के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हर सेल को इन्फेक्ट कर सके। तो परमानेंट सेल्स में ज़्यादातर वो इन्फेक्शन है शो करते हैं। तो वायरस फ्री प्लांट्स को हम परमानेंट सेल्स या टिश्यू से हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो जो वेस्कुलर टिश्यू हैं जिसके अंदर जाइलम और फिलोएम आ जाते हैं, जाइलम एंड फिलोएम जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, वो जाहिर सी बात है हम वायरस इन्फेक्टेड सेल्स वो मिलेंगी और उनसे हम नया प्लांट है जो वायरस फ्री प्लांट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जो कि रूट एंड स्टेम में मिलती हैं, रूट एंड स्टेम की टिप पे। इसके अलावा लेटरल मेरिस्टेम भी होता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी होता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल की खास बात क्या है कि वो इतनी स्पीड से डिवाइड करती हैं कि वायरस उनको इतना जल्दी जल्दी इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम प्लांट के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो सेल लें टिश्यू कल्चर के लिए लैब के अंदर उनको ग्रो करने के लिए वायरस फ्री प्लांट निकालने के लिए, उनमें से जो ऑलरेडी वायरस इन्फेक्टेड प्लांट हो चुका है उससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए ताकि उनको वायरस इन्फेक्शन ना हो, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। बारक है, बारक एक डेड टिश्यू होता है जो कि आगे ग्रो कर ही नहीं सकता, डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात आगे उसकी हम टिश्यू कल्चर नहीं कर सकते, नए नए जो टिश्यू है उससे नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी आंसर के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताया था। फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और ये दो टाइप से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। हालांकि एडवांसमेंट इंटरनल फर्टिलाइजेशन के पास ज़्यादा रहती है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके अंदर ज़्यादातर मेजॉरिटी कंडीशन में कहाँ पे देखा जाएगा। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की ज़्यादातर जो मीडियम का काम करता है, जो हमारे गैमेट्स हैं फ्यूज करने के लिए वाटर को यूज करते हैं, वाटर। और वाटर में कौन सा मिलता है इनमें, यही देखना हमने इन जीवों में या फिर जो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल, प्लांट्स के एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं। एल्गा है या शैवाल है वो प्लांट्स के अंदर है, टोटली एक्वेटिक मिलता है ज़्यादातर, और या फिर वो पानी के आसपास ही मिलेगा। इसके अलावा फंगस हैं जो वो हमारे टेरिस्टल भी मिल सकते हैं, मॉइस्चर वाली जगह पे ज़्यादातर रहते हैं। लीवर वोट्स और मोसिज ये ब्रायोफाइट्स में आते हैं, ब्रायोफाइट्स जिनको हम एम्फीबियन भी बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये ऐसे जीव हैं जहाँ से प्लांट का जो इवोल्यूशन है वो वाटर से लैंड की तरफ चला गया। और आज जितने भी हम प्लांट्स ज़्यादातर देखते हैं वो लैंड प्लांट्स हैं, लेकिन वाटर के अंदर पाए जाने वाले थे जो एल्गा थे। और एल्गा के अंदर मेजॉरिटी वर्ड इसने यूज किया है। हालांकि लिवरवोर्ट्स और मोसिज भी कई केसेज में, जो ब्रायोफाइट्स है और टेरिडोफाइट्स है वो भी कई केसेज में वाटर को एक्सटर्नल मीडियम के रूप में यूज करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन मेजॉरिटी केसेज का जो यहाँ पे इसने पूछा है तो उसके लिए हमारा जो एल्गा है के साथ हम चले जाएंगे। शैवाल में ज़्यादातर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हैं, वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन अमीबा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ये जर्नल इजी क्वेश्चन है जो आपके माइंड को थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स के लिए डाला हुआ है। तो बाइनरी फिजन हमको पता है अमीबा के अंदर
तो होता है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में इसी चैप्टर के अंदर ये भी दिया हुआ है कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा है जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक स्पीसीज है, उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स। और स्पोर्स कब बनते हैं, उसकी जो बाहर की लेयर, हालांकि ये क्वेश्चन आएगा कुछ इससे रिलेटेड, कुछ टर्म्स आएंगी, अमीबा से रिलेटेड नहीं है, ऑर्गेनिज्म दूसरा है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है अनफेवरेबल कंडीशन में, उसको हम सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनसिस्टेशन। और अनफेवरेबल कंडीशन में इनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को बोला जाता है कोरुलेशन। और ये स्पोर्स फिर क्या करते हैं आगे, जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो आगे जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। तो एक प्रकार का मल्टीपल सीजन या स्पोर फॉर्मेशन का हम यहाँ पे एग्जांपल है वो देख सकते हैं। तो अमीबा के अंदर हालांकि दोनों चीजें शो होती है, लेकिन जनरली अनफेवरेबल का कोई इसने जिक्र नहीं किया है, तो बाइनरी फिजन शो करता है। बडिंग पढ़ते हैं हम, हाइड्रा के अंदर होता है ज्यादातर जू स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर नॉन मोटाइल, ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, फ्लैजला इनके पास होता है। फ्लैजला एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो इनको मूव करने में मदद करता है। और फ्रेगमेंटेशन हम पढ़ते हैं स्पाइरोगायरा नाम की अलगी में है। तो ये तो 10th बेस का क्वेश्चन है, इसको तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। व्हाट इज फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर, अभी मैंने इसे पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया है, फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर क्या होते हैं। तो ये जू स्पोर हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ ऐसे स्पोर्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं फ्लैजिला की वजह से। कोनेडिया नॉन मोटाइल होते हैं, और कोनेडिया से रिलेटेड हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था पिछले पार्ट में ही, कोनेडिया पेनिसिलियम में बनते हैं जिससे हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, फंगस है। और होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स ये ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में पढ़े जाते हैं, टेरिडोफाइट्स और आगे के जो भी प्लांट्स हैं। होमोस्पोर्स में जिसमें दोनों स्पोर्स एक जैसे बनते हैं, मेल और फीमेल स्पोर्स, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं उस कंडीशन को हम हेट्रोस्पोर्स है वो वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पोर्स हैं उनके लिए मोटाइल वर्ड जो आया फ्लैजिलेटेड वर्ड, वो जो स्पोर्स की कंडीशन के लिए आता है। तो भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन है वो याद रख सकते हैं। क्या आ गया, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, और जिनको हम क्या बोलते हैं कोनिडिया, वो किस में बनते हैं अभी डिस्कस किया था, तो पेनिसिलियम में। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में पूछा हुआ है, स्पोर्स का नाम कई बार नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर भी बोल देगा, आपको कोनेडिया नहीं देगा। इससे पिछले पार्ट में जब हमने कोनेडिया से रिलेटेड वर्ड पढ़ा था, इसमें तो फ्लैजिलेशन या फ्लैजिलेशन या फिर फ्लैजिला है जो वो बता दिया आपको, एक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजिला है, सीलिया है, ये ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो मूव करने के लिए मदद करती है। सीलिया है जैसे पैरामीशियम में पाई जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और फ्लैजिला है जो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरिया में और कुछ ऑर्गेनिज्म में मिलती है। हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, अमीबा हमने पढ़ा है क्या शो करेगा, ये बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन भी शो कर लेता है कई बार। और क्लैमेडोमोनास, क्लैमेडोमोनास एक ग्रीन एल्गा है जो कि फ्रेगमेंटेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय एक्सोजीनस बडिंग, एक्सो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सो वर्ड, और एक होता है एंडो, एंडोजीनियस। एंडोजीनियस का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, साइड द बॉडी। और ये वर्ड हैं जो एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस ज्यादातर पढ़े जाते हैं फंजाई के केस में, फंगस के केस में। जो किंगडम फंजाई हम पढ़ते हैं उसके अंदर ये वर्ड बार बार आते हैं, फाइकोमाइस्टीज में, एस्कोमाइस्टीज में, किस में एंडोजीनियस स्ट्रक्चर बनती हैं, हाइफी बनती हैं, हाइफी से सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनती है, स्पोर बनते हैं ना, वहां पे वर्ड आता है बार बार एंडोजीनियस एक्सोजीनियस। तो यहाँ पे बडिंग की बात की है कि बाहर, बॉडी के बाहर बड कहाँ बनता है, और ये तो डायग्राम 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी क्लियर है कि जब हम बडिंग पढ़ते हैं हाइड्रा के अंदर, तो हाइड्रा एक ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, और इसके अंदर बड है वो सरफेस पे बनता है, और इसी बड से आगे ग्रोथ होती है और एक नया हाइड्रा है वो बन जाता है। तो आउटसाइड द बॉडी हाइड्रा में मिलता है। इसके अलावा स्पोंजिला किंगडम पोरीफेरा में आता है, और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन शो करता है, और अमीबा है बाइनरी फिजन शो करेगा। तो यहाँ पे बडिंग से रिलेटेड है, और ये वर्ड थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है जस्ट, तो बडिंग से भी आप इसको सीधा आंसर तक पहुंच सकते हो। विच एनिमल शो मल्टीपल फिजन, और ये भी यदि हम बात करें
10th बेस का ही क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम, वहां पे एक एग्जांपल आता था। प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट भी बोला जाता है। मलेरिया की क्या है वो डिजीज कोज करता है, मलेरियल पैरासाइट। और इसको 11th क्लास के में पढ़ा जाता है कि किसके अंदर आता है? प्रोटोजोआ के अंदर। प्रोटोजोआ प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और प्रोटोजोआ में भी ये स्पोरोजोइट्स के अंदर आता है। स्पोरोजोइट्स, इनको स्पोरोजोइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस स्टेज में ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कोज करता है वो स्पोर लाइक होती है। स्पोर एक बीज जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, और उस स्टेज की वजह से इसको स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर आता है ये। और मलेरियल पैरासाइटिस से रिलेटेड यदि हम ऐसे दो चार कॉन्सेप्ट भी याद रखते हैं तो ये आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व करवा लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल विजन शो करता है, और स्पोंजिलिया अभी बताया था ये पोरीफेरा में आता है, और अमीबा और हाइड्रा ये हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैव ए वेल डेवलप्ड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन? रीजनरेशन में 10th में पढ़ते थे हम, ज्यादातर प्लेनेरिया शो करता है। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज्यादा हाई पावर ऑफ रीजनरेशन शो करता है। यदि आप इसके हंड्रेड्स ऑफ या फिर थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स भी कट कर सकते हो तो हर एक पार्ट से ये नया एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो प्लेनेरिया के बारे में हम पढ़ते थे, लेकिन इसके अलावा जो हाइड्रा है वो भी रीजनरेशन शो कर सकता है, और स्टारफिश है जो स्टारफिश काइनोडर्मेटा में आते हैं। काइनोडर्मेटा यानी कि जो स्पाइनी बॉडी होती है, और ये भी रीजनरेशन की कैपेसिटी वो शो करते हैं। हमारी बॉडी भी कुछ हद तक रीजनरेशन करती है, लेकिन हर एक बॉडी पार्ट नहीं बन सकता उससे। लीवर है जो वो रीजनरेशन शो करता है, लीवर। इसके अलावा ज्यादातर जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो प्लेनेरिया शो करता है। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम अभी पढ़ा है हमने, ये नहीं कर सकता रीजनरेशन, मल्टीपल विजन ही शो करता है। अर्थवॉर्म है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही शो करेगा। स्पोंजिला वही पोरीफेरा किंगडम के अंदर आता है, और ये फ्रेगमेंटेशन ही शो करता है स्पोंजिला। उसके बाद स्पोरुलेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था स्पोरुलेशन के बारे में। स्पोरुलेशन क्या है? स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर, सिस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसके अंदर, और जिसमें सिस्ट बनते हैं उसको एनसिस्टेशन बोलते हैं। ज्यादातर एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में ही डिस्कस किया हुआ है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। और जब ये स्पोर बनते हैं तो उस प्रोसेस को स्पोरुलेशन बोलते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं, और हर एक स्पोर है एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो स्पोरुलेशन जो बनेगा वो यहाँ पे किसके अंदर देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। और ये मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है, मल्टीपल फ्यूजन जिसके अंदर एक सेल के ही टुकड़े हो जाते हैं, और वो टुकड़े स्पोर की फॉर्म में चले जाते हैं। और जो स्पोर फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं वो बॉडी के बाहर एक स्पोरेंजियम नाम की स्ट्रक्चर में बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, एक बॉडी है एनिमल की, वो प्रोटेक्टिव लेयर के साथ कवर हो जाती है, और उसके अंदर जो भी उसकी बॉडी थी वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में है, वो डिवाइड हो जाती है। और वो छोटे छोटे जो भाग हैं वही आगे जाके क्या करते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। तो ये मल्टीपल फ्यूजन और स्पोर फॉर्मेशन में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। स्पोर फॉर्मेशन में कुछ ऐसी स्पोरेंजिया नाम की स्ट्रक्चर, जैसे राइजोप्स हम पढ़ते थे 10th में, जो एक ब्रेड माउल्ड भी बोला जाता है, ब्रेड वगैरह पे फंगस उग जाती है, उसके ऊपर ऐसी ऐसी राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर बन जाती है और उनके अंदर स्पोर बनते हैं। तो वो एक स्पेशल टेक्निक है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी, उसके अंदर जो बॉडी है वो डिवाइड होगी, और वो स्पोर के अंदर कन्वर्ट होके आगे स्पोरुलेशन करके नए नए ऑर्गेनिज्म बनाएगी। तो ये मल्टीपल फ्यूजन का ही एक टाइप मान सकते हो आप। हाइड्रा वो बडिंग शो करेगा, स्टारफिश अभी पढ़ा था, ये दोनों रीजनरेशन भी शो कर लेते हैं, और हाइड्रा फ्रेगमेंटेशन भी शो कर लेता है। ये छोटे ऑर्गेनिज्म है, काफी टाइप के जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो शो कर सकते हैं। जिला है वो पोरीफेरा अभी बताया था, ये फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड कर सकता है। विच प्लांट कैरीज आउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ रूट्स? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है कि रूट से कौन सा प्लांट है वो अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे जो डैलिया है वो रूट से करता है। इसके अलावा ओक्जेलिस है वो फ्लोरल बड से करेगा। इसके अलावा ब्रायोफाइलम है वो लीफ बड से करता है।
लीफ के ऊपर कुछ 9 चीज जैसे स्ट्रक्चर बनती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ते थे, और 10th में ही आ जाता है इसका एग्जाम्पल। और ओनियन है ये, बल्ब, बल्ब बनाता है, यूनिकेटेड बल्ब। सबसे पहले जो कली से पहले वाले पार्ट में हमने एक पिक डिस्कस की थी, और उसके अंदर ओनियन है वो बल्ब का काम करता है, और जो रूट है वो यहाँ पे क्या करेगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करेगी दहलिया प्लांट के अंदर। और आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विच प्लांट कैरीज आउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल बड। फ्लोरल बड से कौन सा जो प्लांट है वो, अभी बताया मैंने फ्लोरल बड के बारे में, ओक्जेलिस। ओक्जेलिस क्या करता है, फ्लोरल बड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको डायग्राम से रिलेटेड ही, जैसे डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, कल भी डिस्कस किया था हमने, इससे पहले के जो प्रीवियस सेशन है उसके अंदर भी, कि जो ओक्जेलिस है वो, और कुछ और भी स्ट्रक्चर थी जो डायरेक्ट टिक में दी हुई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेमोरी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रायोफाइलम अभी डिस्कस किया हमने, जिंजर राइजोम बनाते हैं, एस्पार्गस, एस्पार्गस अंडरग्राउंड, याद रख सकते हो इसको, अंडरग्राउंड स्टेम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो शो करता है। स्टेम के भी कई पार्ट है, एरियल पार्ट है, सरफेस पे भी रहता है, कुछ सब एरियल पार्ट जिसको बोलते हैं, तो ये अंडरग्राउंड पार्ट की मॉडिफिकेशन है। तो ओक्जेलिस है वो फ्लोरल बड से है रिप्रोडक्शन शो करेगा। और आज के सेशन के लिए इतना ही, और इस चैप्टर में हम केवल यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप भी देख सकते हो कि जैसे जैसे हम एंड के क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कुछ क्वेश्चन हमको अपने आप भी आने लग जाते हैं यदि हम पहले के क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली करते हैं, और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो आप मेमोरी बेस पे कर सकते हो। एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे आप कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही देख सकते हो, आ जाते हैं एनसीईआरटी से उठ के। बाकी कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं, और कॉन्सेप्चुअल की खास बात है कि एक क्वेश्चन को आप यदि अच्छे से करते हो तो वो क्वेश्चन आपका आगे आने वाले 10 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर सेकंड है हमारा, नई एनसीईआरटी के बेस पे चैप्टर फर्स्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। और चैनल के साथ कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।